हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो है कंप्लीट वन शॉट पढ़ने वाले हैं। और आज हम जो भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आज की बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एंड फिर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। ऐसी टेक्निक्स जहां पे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो प्रोडक्ट ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो, उस चीज को हम पहले बायोटेक्नोलॉजी बोला करते थे। जैसे जैसे आपने देखा होगा, पहले की बात थी, मतलब जब आप लोग छोटे थे तो आप घर वालों से पूछना कि पहले जो दही जमाने का प्रोसेस होता था, ठीक है, अब तो हम सीधा खरीद लाते हैं। पहले क्या होता था कि दूध इकट्ठा कर लिया जाता था, मतलब दूध लाया जाता था और अड़ोस पड़ोस से कहीं से थोड़ी सी दही मांग के उस दूध में डाल दी जाती थी दही। तो होता क्या था, ये पूरा मिल्क जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे आपने देखो अल्टीमेटली करा क्या, आपने जो दही ली थी उसमें आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे। कौन थे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे। तो इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को आपने जब मिल्क में डाला, तो इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने उस मिल्क में क्या कर दी, उस मिल्क को कन्वर्ट कर दिया दही में। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी ही तो थी। हाँ, लोगों को उस टाइम पे उतना नहीं पता था, लेकिन ये एक बायोटेक्नोलॉजी थी। अच्छा, आज की बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आज की बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है, जहां पे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और लैब में फर्टिलाइजेशन करवा के हम टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाते हैं। हम अलग अलग तरीके की जीन्स बनाते हैं लैब में, और उन जीन्स को यूज करके डीएनए वैक्सीन्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी का जीन डिफेक्ट हो गया है तो हम जीन ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आज की बायोटेक्नोलॉजी है। अब बात आती है कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जो यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसके हिसाब से जब हम नेचुरल साइंस को किसी एक ऑर्गेनिज्म से, या फिर उस ऑर्गेनिज्म की सेल से, या फिर उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जैसे उसके आरएनए डीएनए से जोड़ते हैं और उससे हमें कोई प्रोडक्ट मिले, तो उस चीज को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। डेफिनेशन नहीं समझ में आई? चलो समझाते हैं हम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं गोल्डन राइस का। अगर आप लोगों ने नहीं सुना कि गोल्डन राइस क्या है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, एप्लीकेशन जब आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी के। तो होता क्या था, नेचुरली हम ये देखते थे कि एक डैफोडिल नाम का प्लांट है। एक क्या है? डैफोडिल नाम का प्लांट है। ये प्लांट बीटा कैरोटीन बनाता है। क्या बनाता है? बीटा कैरोटीन बनाता है। बीटा कैरोटीन नाम का एक केमिकल बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस था कि डैफोडिल जो है वो बीटा कैरोटीन नाम का एक कंपाउंड बनाता है। अब हमने क्या करा, जो डीएनए था, इस डैफोडिल प्लांट का जो डीएनए था, जो बीटा कैरोटीन बनाता था, उसको हमने निकाल लिया। उसको हमने क्या करा? डैफोडिल प्लांट से निकाल लिया। और उस डीएनए को हमने क्या करा, जो नॉर्मल राइस के प्लांट थे, जो नॉर्मल चावल के प्लांट थे, उन चावल के प्लांट के साथ हमने उसका डीएनए मिला दिया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अब ये जो नॉर्मल राइस थे, ये विटामिन, ये बीटा कैरोटीन ये बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करने लगे, और ये बीटा कैरोटीन ह्यूमन बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन ए में। तो आप देखिए, डैफोडिल प्लांट बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करते थे, ये नेचुरल साइंस था। इसको हमने मिला दिया किसके साथ? राइस के साथ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के साथ मिला दिया। तो इससे क्या हुआ? एक नया प्रोडक्ट बना जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक राइस। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक राइस। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें जो विटामिन ए, मतलब बीटा कैरोटीन कह सकते हो, जो बीटा कैरोटीन होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, जिससे विटामिन ए जो है हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि आप नेचुरल साइंस को किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर उसके सेल,
उस ऑर्गेनिज्म के सेल या फिर उस ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जैसे कि आरएनए डीएनए के साथ मिला के एक प्रोडक्ट बना रहे हो, और वो प्रोडक्ट जो पॉपुलेशन है या जो ह्यूमंस है या फिर जो अदर लोग हैं उसको यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं मेन, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये अभी जो आपने करा, अभी आपने क्या करा, डैफोडिल प्लांट से डीएनए निकाला और उस डीएनए को ट्रांसफर कर दिया राइस प्लांट में। इससे हुआ क्या कि जो राइस प्लांट थे वो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करने लगे, मतलब राइस प्लांट में चेंजेस आए ना, उनका डीएनए चेंज करने पे राइस प्लांट में चेंजेस आए, तो यही चीज जेनेटिक इंजीनियरिंग है। टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देना, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देना, थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाए। जैसे देखो, राइस पहले बीटा कैरोटीन नहीं बनाते थे, ठीक है, या बनाते थे बहुत कम क्वांटिटी में बनाते थे, लेकिन हमने उसमें जब नया डीएनए डाला डैफोडिल प्लांट से निकाल के, तो वो बीटा कैरोटीन लार्ज अमाउंट में बनाने लगे, तो फिनोटाइप चेंज हो गया ना एक तरीके से। तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल माइक्रोब्स। मतलब देखिए, जब आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे हो, आप डैफोडिल प्लांट से डीएनए निकाल रहे हो और उसको फिर राइस प्लांट में क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया हम राइस प्लांट में ना भेज दे, या कोई ऐसा पैथोजन, कोई ऐसा माइक्रोब्स हम राइस प्लांट में ना इंजेक्ट कर दे जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, कि जहां पे भी आप ये केमिकल डीएनए के चेंजेस कर रहे हो, ग्रोथ करवा रहे हो होस्ट की, उस जगह को माइक्रोब फ्री रखना। ठीक है, वहां पे अनवांटेड माइक्रोब्स ना हो, उस चीज का ध्यान देना, वही क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या है और इसको कैसे करा जाता है, आइए देखते हैं। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है जीन्स की मल्टीपल कॉपी बनाना, जो कि एक पर्टिकुलर जीन के आइडेंटिकल हो। जैसे ये कोई एक जीन है ए, इस जीन की हमने 2 कॉपी बनाई, फिर इससे 2 कॉपी बनाई, फिर इससे 2 कॉपी बनाई, तो मतलब इनकी मल्टीपल कॉपीज बनाते रहना। जैसे आप इस पेज के नोट्स निकलवाते हो, तो आप उसको क्लोन ही तो कर रहे हो, फोटो स्टेट करवा रहे हो, तो उसकी मल्टीपल कॉपी बना रहे हो। तो वही सेम चीज अगर आप डीएनए के साथ करते हो या जीन के साथ करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। आइए देखिए जीन क्लोनिंग करते कैसे हैं। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसर्शिया कोलाई, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ, ये एक बैक्टीरिया है एसर्शिया कोलाई। इसके पास एक तो अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, अभी हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे जब हम प्रॉपर प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ जीन क्लोनिंग करनी कैसे है। ठीक है, और ये एक एनिमल सेल है, और इस एनिमल सेल के पास एक बहुत ही काम का डीएनए है, एक बहुत ही काम का डीएनए जो मैं चाहता हूं कि उसकी बहुत सारी कॉपी एग्जिस्ट करे। तो उस डीएनए को मैंने बोल दिया क्या, डिजायर डीएनए। उस डीएनए को मैंने क्या बोल दिया, डिजायर डीएनए, जो मेरे लिए काम का है। ठीक है, आपको देखो, आपको नोट्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो आपके काम का है वो ये है। ठीक है, तो वो जो काम की चीज है ना, उसी की कॉपी बनाओगे। तो इसी तरीके से जो डिजायर डीएनए, जो मेरे काम का डीएनए, उसी की मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगा ना, तो इसलिए वो डिजायर डीएनए में आइसोलेट करूंगा। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एनिमल सेल में से हम पूरा डीएनए निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लाइजोजाइम एंजाइम वगैरह डाल के, जो इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह खा लेगा। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरा डीएनए मिल जाएगा। फिर मैं इस पूरे डीएनए में से अपने डिजायर डीएनए को निकाल लूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने एनिमल सेल से डिजायर डीएनए निकाल लिया, इसी के साथ साथ मैं एक काम और करूंगा कि ये जो एसर्शिया कोलाई है, इसमें से मैं प्लाज्मिड्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा, प्लाज्मिड निकालूंगा। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड बेसिकली, चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, या हाँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, जो कि इस जेनेटिक मटेरियल वाले डीएनए से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। क्या कहा मैंने, प्लाज्मिड भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कि जेनेटिक मटेरियल वाले डीएनए से इंडिपेंडेंटली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है,
तो हमने इस प्लाज्मिड को निकाल लिया। अच्छा, हमने इस प्लाज्मिड को निकाला क्यों? हमने इस प्लाज्मिड को निकाला क्यों? तो देखिए, जब आप कोई काम करते हो, तो जैसे मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो आपको कोई छोड़ने जा रहा है, या फिर आप ऑटो से जा रहे हो, या फिर आप बाइक से जा रहे हो, तो वो बाइक आपको हेल्प कर रही है इस घर से आपके स्कूल जाने में। इसी तरीके से प्लाज्मिड एक्ट करता है एज अ वेक्टर। मतलब आपके लिए वो बाइक है या वो ऑटो है, उसी तरीके से इस डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए ये प्लाज्मिड मेरा क्या है, वो बाइक, वो डीएनए, मतलब वो बाइक, वो ऑटो, वो सब है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस प्लाज्मिड को यहां से निकाल लिया। अब हमने क्या करा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं अभी प्रॉपर पूरा पढ़ोगे, अभी बस मैं जीन क्लोनिंग समझा रहा हूं। मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से क्या करा, इस प्लाज्मिड को काटा, और ये जो डिजायर डीएनए का सेगमेंट था इसको मैंने लाके यहाँ पे चिपका दिया। अब यहाँ पे चिपकाया किससे, फेविकोल से। हाँ, सही बोल रहे हो एकदम। लाइगेज नाम का एंजाइम होता है, इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इस डिजायर डीएनए को इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ देते हैं, जिससे हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है जहां पे वेक्टर डीएनए, जो कि प्लाज्मिड है इस केस में, प्लस जो भी आपका डिजायर डीएनए है, ये दोनों आपस में जुड़े हों। इसी डीएनए के सेट को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, होस्ट में। और होस्ट में क्या होगा, जब भी ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो अपने साथ साथ इस जीन को भी रेप्लिकेट कराएगा। तो इससे होगा क्या, कि जो मल्टीपल कॉपीज है इस जीन की, वो हमें मिल जाएगी, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है कि जीन क्लोनिंग करी कैसे जाती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगर पूरा मैकेनिज्म नहीं पूछता तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था। तो स्टैनले कोहान एंड हार्बर्ट बॉयर ने 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिले थे। ठीक है, तो इन्होंने कैसे बनाया था, आइए देखते हैं। आपको वैसे पता चल चुका है इन्होंने कैसे बनाया था। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड क्या है। ऑटोनोमसली मतलब अपने आप से रेप्लिकेट करेगा, जेनेटिक मटेरियल वाले डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि वो बोले भैया रेप्लिकेट कर तभी रेप्लिकेट कर रहा है, नहीं, ये अपनी मर्जी से रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। देखा किस में जाता है, ज्यादातर ये बैक्टीरियाज में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, बैक्टीरियाज में देखा जाता है। तो स्टैनले कोहान एंड हार्बर्ट बॉयर ने क्या करा, इन्होंने एक बैक्टीरिया था सैल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम, उसमें से इस प्लाज्मिड डीएनए को निकाला, इस प्लाज्मिड डीएनए का आइसोलेशन करा, उसको बाहर निकाला, और एक ड्रग रेजिस्टेंस जीन लिया। इस ड्रग रेजिस्टेंस जीन को इन्होंने मिला दिया इस प्लाज्मिड के साथ। कैसे मिलाया, इस प्लाज्मिड को इन्होंने कट करा बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसकी मदद से काटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटा। ठीक है, और फिर यहां पे ये कुछ ऐसा बन गया होगा कटने के बाद। तो हमने क्या करा, इस ड्रग रेजिस्टेंस जीन को यहां पे लाके जोड़ दिया, और जोड़ा किसकी मदद से, लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो हमारा क्या बन गया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और इसी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में। किसमें ट्रांसफर कर दिया, होस्ट सेल में, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी है एसेशिया कोलाई। एसेशिया कोलाई भी एक बैक्टीरिया है जो कि सैल्मोनेला टाइफी के बहुत क्लोज रिलेटिव्स में मानी जाती है। तो हमने उनमें इस आरडीएनए को ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि ये जो एसेशिया कोलाई है जिसमें आपने ये आरडीएनए ट्रांसफर करा, इसको हमने बोला ट्रांसफॉर्मेंट एसेशिया कोलाई। क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेंट एसेशिया कोलाई। और इस डीएनए को यहाँ पे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ ट्रांसफर करने से क्या हुआ कि ये जो एसेशिया कोलाई थी, अब इसको ड्रग से रेजिस्टेंस मिल चुकी थी। यहाँ पे ड्रग से मतलब है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अलग ही लेवल पे मत चले जाना आप,
यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है एंटीबायोटिक। तो ये अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस एशेरिया कोलाई पे असर नहीं कर रही थी। मतलब जब हमने इसमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करा तो इस पे एक नई ताकत आ गई। वो ताकत क्या थी? वो ताकत ये थी कि आप इस पे कोई भी एंटीबायोटिक डालो ये मरेगी नहीं, ठीक है, ये हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये एबिलिटी उस पे आ गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है। तो ये पूरा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन का प्रोसीजर था। सो आइए इसको जल्दी से स्टेटमेंट की फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन करना डिजायर्ड डीएनए का, या फिर क्योंकि इस केस में हमने ड्रग रेजिस्टेंस जीन लिया था तो आप ये भी लिख सकते हो, ड्रग रेजिस्टेंस जीन का आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाना, पेपर में आएगा ही आएगा। सेकेंड स्टेप क्या था? आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम, ठीक है। आइसोलेटेड प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर। वेक्टर मैं आपको समझा ही चुका हूं। एक और बढ़िया एग्जांपल अभी मेरे ध्यान में आ गया। आप घर पे बैठे हो और आप क्या कर रहे हो? आप किसी भी फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगा रहे हो, तो आपको जो देने आ रहा है, ये आपका घर है, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे देने आ रहा है एक बाइक से क्या आ रहा है? एक डिलीवरी पार्टनर आपको खाना देने आ रहा है। तो वो जो डिलीवरी पार्टनर है, वो एक्ट करता है एज अ क्या? वेक्टर। वो एक्ट करता है क्या? एज अ वेक्टर। तो इसी तरीके से प्लाज्मिड भी यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा? एज अ वेक्टर, ताकि वो डिजायर्ड डीएनए के पीस को ट्रांसफर कर सके होस्ट सेल में, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए कटेड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट अ पर्टिकुलर साइट। प्लाज्मिड डीएनए को काटा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से पर्टिकुलर साइट्स पे। इंसर्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस जीन इन प्लाज्मिड डीएनए यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम। और हमने क्या करा? जो भी ड्रग रेजिस्टेंस जीन हमने आइडेंटिफाई करा था, जो भी आइसोलेट करा था, उसको हमने प्लाज्मिड डीएनए में इंट्रोड्यूस कर दिया बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम। उसने क्या करा? दोनों को चिपका दिया, और इससे हमें क्या बन गया? इससे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में। सो अगर मैं आपसे कहूं मेरे को कोई ऐसे 3 बेसिक स्टेप बता दो जिससे मैं एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करता हूं, मतलब उसका जीन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करूंगा, जैसे अभी के केस में हमने ड्रग रेजिस्टेंस जीन लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही जीन को हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जिस जीन को हमने आइडेंटिफाई करा है उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, थर्ड काम क्या करेंगे? जब हमने इन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया तो भाई उसकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी कि वो अच्छे से रेप्लिकेट हो रहा है, वो अच्छे से प्रोजेनी में पास हो रहा है, ये सब भी तो देखोगे, है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, इस चीज की हम सही से मेंटेनेंस करेंगे। तो ये बेसिक 3 स्टेप है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो ये 3 बेसिक स्टेप है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें कौन कौन से उपकरण हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डीएनए को मैनिपुलेट करने वाले एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। आप चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ ही चुके हो कि पॉलीमरेज एंजाइम क्या होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वो सब आप पढ़ चुके हो। लाइगेज एंजाइम ये आप पढ़ चुके हो, है ना। वेक्टर हम पढ़ेंगे, वेक्टर क्या है? मॉलिक्यूलर व्हीकल्स बोलते हैं इनको। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म में आप किस तरीके से उसको ट्रांसफर कर सकते हो, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आर्बन। इन्होंने 1963 में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि अगर एक बैक्टीरिया है और उस पे एक बैक्टीरियोफाज आ रहा है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाज बेसिकली वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो एक बैक्टीरिया है ये बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक दे रहा है, और इस ग्रोथ को रोकने के पीछे 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। एक है मिथाइलेज एंजाइम और एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। इन 1963
टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन एसेशिया कोलाई वर आइसोलेटेड। तो उनको 1963 में क्या कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया स्टैनले कोहान के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम नहीं है, लेकिन कोहान एंड बोयन ने ही उनको आइसोलेट करा था। इसमें से एक क्या करता था, एक ऐड करता था मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, और उस एंजाइम को हम बोलते थे मिथाइलेज एंजाइम। क्या बोलते थे, मिथाइलेज एंजाइम। जो डीएनए पे मिथाइल ग्रुप जोड़ता था उसको हम बोलते थे मिथाइलेज एंजाइम। वाइल द अदर कट द डीएनए, और जो डीएनए को कट करता था उसको हम बोलते थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है, कि ये मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है, ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया फाज है जो कि इन्फेक्शन कॉज करने आया बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो ये अपना डीएनए यहाँ पे क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। अब होगा क्या, ये जो मिथाइलेज एंजाइम है, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है इस पे मिथाइल ग्रुप जोड़ेगा। इस पे क्या करेगा, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को काटने के लिए बैठा है, इसको थोड़ी पता है कौन सा डीएनए आपका है और कौन सा डीएनए वायरस का है। तो ये क्या करता है, ये नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को काटता है। जिस डीएनए पे मिथाइल ग्रुप नहीं है उसको काट देता है। तो यहाँ पे तो मिथाइलेज एंजाइम ने मिथाइल लगा लिया तो ये नहीं कटेगा, लेकिन ये जो वायरस का डीएनए है जिसपे मिथाइल ग्रुप नहीं है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट देते हैं। और इस तरीके से जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता। फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड इन 1970 बाय नाथन एंड हैमिल्टन स्मिथ फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब आप लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे, अभी आपने बोला कि 1963 में सबसे पहले आइसोलेट करे गए, अब यहाँ पे 1970, ये क्या बात है। तो देखिए, जो 1963 में आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकाले गए थे वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे, या कह दो कि उनको आज के टाइम पे हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करते। अब हम जो बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम यूज़ करते हैं वो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, वो एंडोन्यूक्लियस होते हैं। अब ये क्या होते हैं इनको इतना डिटेल में आपको नहीं समझना, बस ये समझ लीजिए कि आज के टाइम पे हम जो बायोटेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं उनको सबसे पहले आइसोलेट करा गया था 1970 में बाय द साइंटिस्ट नाथन एंड हैमिल्टन स्मिथ, एंड निकाला था किसमें से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। किससे निकाला था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो बड़े क्लासेस ऑफ एंजाइम को बिलोंग करते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियेज, जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने का काम करते हैं। अब जो रिस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियेज है वो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। क्या दोनों अलग अलग काम करते हैं, हाँ दोनों अलग अलग काम करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, क्लीव बेस पेयर ऑफ डीएनए एट देयर टर्मिनल एंड्स। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ऐसे होंगे, ये एक डीएनए है। तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस हमेशा कोने से काटेगा, हमेशा कोने से डीएनए को काटेगा। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होता है, जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो पहले पूरी जांच पड़ताल करता है, फिर उस जो भी आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करोगे उसका जो स्पेसिफिक साइट होगा वहीं पे वो उसको कट करेगा। दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साइट विद इन डीएनए एंड कट दिस साइट। ये क्या करेगा, एक डीएनए में अपनी स्पेसिफिक साइट को देखेगा, पहले जहां बोलेगा मैं हाँ यहां काट सकता हूं वहीं पे काटेगा। ठीक है, स्पेसिफिक साइट होती है इनकी। दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साइट विद इन डीएनए एंड कट दिस साइट, इसीलिए इनको यूज करा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये स्पेसिफिक साइट हर एंजाइम के लिए या हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अलग अलग होती है, तो इसका आंसर है यस। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी अपनी अलग अलग स्पेसिफिक साइट होती है। जैसे अभी आप हिंद 2 के लिए पढ़ोगे उसके लिए अलग है, एसेशिया कोलाई 1 ई कोर 1 के लिए पढ़ोगे उसके लिए अलग है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए जो स्पेसिफिक साइट होती है वो अलग अलग होती है। आइए अब हम बात करते हैं उस पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जिसको निकाला गया था
ठीक है, तो वो था हमारा हिंड 2। क्या नाम है उसका? हिंड 2 नाम है। हिंड 2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a special sequence of 6 base pair। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में पूछ चुका है कि जो हिंद 2 है वो उसका जो रिकग्नाइजेशन साइट है वो कितने बेस पेयर्स का होता है, तो वो 6 बेस पेयर का होता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंड 2। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे एक पूरी डीएनए की चेन होगी, ठीक है, इसमें से हिंड 2 को जब आप डालेंगे उस डीएनए को कट करने के लिए, तो हिंड 2 क्या करेगा, पहले पूरे डीएनए को चेक करेगा, पूरे डीएनए को क्या करेगा, चेक करेगा, और चेक करके वो अपनी स्पेशल जगह ढूंढेगा। उस स्पेशल जगह को हम क्या बोलेंगे, उस स्पेशल जगह को हम बोलेंगे रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस। जैसे कि हिंड 2 के केस में जो रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस है वो होता है ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होता है, ये 6 बेस पेयर का है, देख सकते हो 3 3 6 बेस पेयर का है। तो जब ये सीक्वेंस उसको मिल जाता है तो वो क्या करता है, थाइमिन और एडेनिन के बीच में कट लगा देता है, थाइमिन और एडेनिन के बीच में कट लगा देता है, इधर से भी और इधर से भी। तो इस तरीके से इन दोनों डीएनए को वो तोड़ देता है, इस डीएनए को भी तोड़ दिया, इस डीएनए की चेन को भी तोड़ दिया। Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide in DNA। देखिए जो मैंने अभी आपको बात कही थी कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना एक स्पेसिफिक साइट होता है, अपना एक स्पेसिफिक साइट होता है। अब यहाँ पे इसने बात करी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, आइए। इन डीएनए आर बेस पेयर सीक्वेंस डेट आर सेम व्हेन रीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसको आप लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, उसका मीनिंग सेम हो। जैसे आप एक वर्ड देखते हो मैडम, आप चाहे इसको इधर से लेफ्ट से राइट पढ़ो ये तब भी मैडम है, अगर आप इसको राइट से लेफ्ट पढ़ो ये तब भी मैडम है। इसी तरीके से ये सीक्वेंस देखो आप E-core 1 का, इसको आप 5 से 3 पढ़ रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो भी ये GAATTC है। और जब आप इसको 5 से 3 राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो तब भी ये GAATTC है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपने रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस देखा, ये रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है E-core 1 का। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है ये वाला, तो ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये GAATTC जो है वो E-core 1 का रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस है। अच्छा, अब देखो अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने ये देखा था कि जो आपका हिंद 2 था उसका सीक्वेंस था GTTAAC। ठीक है, और इसी तरीके से GTTAAC ये सीक्वेंस था। हमने देखा कि जो हिंद 2 है वो ऐसे सीधा कट लगा रहा था, वो ऐसे सीधा कट लगा रहा था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो E-core 1 होता है वो ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ही कट लगाता है, वो ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ही कट लगाता है। तो यहाँ पे ग्वानिन एडेनिन ये रहा तो इसके बीच में कट लगा दिया, इधर देखो ग्वानिन एडेनिन ये रहा तो इसके बीच में कट लगा दिया। तो ये क्या करता है, जो कट लगाता है वो इस तरीके का होता है कुछ, और यहाँ पे जो कट लगता है वो सीधा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एंड प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। जैसा अगर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं 1 मिनट, सो ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी है, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, यहाँ पे ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, तो जिसकी वजह से ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टिकी एंड का प्रोड्यूस होना। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनके अपोजिट वाले, जैसे ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो जैसे ही एडेनिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ आएगा ये उनके साथ सिर्फ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही इनको अपना अपोजिट वाला दिखेगा ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और बाकी का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। तो ये ऐसे जो एंड प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। वहीं जो आपका हिंद 2 है ये ब्लंट एंड बनाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे इनके बीच में ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कम है। तो हिंद 2 आपका ब्लंट एंड बनाता है और E-core 1 आपका
स्टिकी एंड बनाता है। तो ये याद रखना आप। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की, यानी कि इनके नामकरण की, कि इनका नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्या है? सबसे पहला, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट। जब भी आप किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखोगे तो उसका जो सबसे पहला लेटर होगा वो बताएगा उस ऑर्गेनिज्म के जीनस को जिसमें से आपने उसको निकाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ई कोर 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो ई वर्ड आप देख रहे हो ये बिलोंग करता है एसर्शिया को। किसको बिलोंग करता है? एसर्शिया को, जो कि जीनस है एसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये पहला वर्ड उनके जीनस को बिलोंग करता है जिन ऑर्गेनिज्म से आपने उस एंजाइम को निकाला है। नेक्स्ट टू लेटर रिप्रेजेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। बाकी के जो दो लेटर हैं वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोलाई, ये स्पीशीज होती है एसेर्शिया कोलाई की, ठीक है, जिसमें से इनको ई कोर 1 को निकाला गया है, तो उसको हमने CO से रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फोर्थ लेटर क्या करेगा? उनकी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे एसर्शिया कोलाई जिसमें से ई कोर 1 को निकाला गया था, उनकी स्ट्रेन थी RY, तो उसका पहला लेटर R हमने यहाँ पे रख दिया। नंबर रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये जो नंबर आप देख रहे हो आगे पीछे लिखे, मतलब पीछे लिखे रहते हैं, ये बताता है कि उस ऑर्गेनिज्म से वो जो एंजाइम निकाला है वो किस नंबर पे निकाला है। जैसे ई कोर 1 को फर्स्ट नंबर पे निकाला गया है, और आपने जो अभी हिंद 2 देखा था, इसमें 2 का मतलब ये है कि इस एंजाइम को सेकंड नंबर पे निकाला गया है। इसका मतलब ये है। देखिए हिंद 2 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे बताता है हीमोफिलस, जो कि जीनस है उस ऑर्गेनिज्म का जिसमें से हिंद 2 एंजाइम को निकाला गया। इन्फ्लुएंजा वो स्पीसीज है, ठीक है, डी उसकी स्ट्रेन है, एंड सेकंड उसका क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब आधे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज। अब आप बोलेंगे कि भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि हिंद 2 जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। हाँ, तो सही बात बोली मैंने, किसी से भी पूछ लो, सही बात बोली। तो आप बोल रहे हो कि ये तो सेकंड नंबर पे निकाला गया है। देखो इससे पहले निकाला गया था हिंद 1 को, लेकिन ये हिंद 1 जो है ना, ये टाइप 2 का नहीं होता। टाइप 1 टाइप 2 बेसिकली क्या होता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 जो होते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स होते हैं, जिनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करा जाता है। और जो टाइप 2 वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उन्हीं को यूज करा जाता है RDNA टेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। तो ये जो हिंद 1 निकाला गया था ये टाइप 1 को बिलोंग करता था, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने किसको माना? हमने हिंद 2 को फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस माना। सो आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग की, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करता है। वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं। पेपर में आपको यही लिखना है अगर पूछे तो। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ DNA सीक्वेंस। सबसे पहले वो DNA सीक्वेंस को चेक करेगा। वंस इट्स फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, जब उसको अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल जाएगी जहां पे वो काम करता है, उस जगह से वो बाइंड होगा एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड DNA के जो हैं उनको काटेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। जैसे ई कोर का मैंने बताया, ई कोर क्या करता है? ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ही कट करता है। तो वैसे ही वो उस पूरे पर्टिकुलर सीक्वेंस में पर्टिकुलर जगह पे कट करेंगे शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे। ठीक है, जिससे क्या होंगे? जिससे स्टिकी एंड और ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे। ई कोर प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड और हिंद 2 प्रोड्यूस करेगा ब्लंट एंड। For the formation of rDNA, always same restriction enzyme used to cut vector DNA and desired DNA। जब भी अगर हम बात करें rDNA टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन DNA अगर आपको बनाना है, आपको अगर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है, तो हम हमेशा सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं, जिसको यूज करके हमने वेक्टर DNA को काटा है, और उसी को यूज करके हम डिजायर्ड DNA को भी कट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। जैसे देखिए आपके NCERT पे भी वापस आ जाते हैं। ये आपका वेक्टर DNA है,
इसको हमने कट कराया ई कोर 1 को यूज करके, और ये आपका डिजायर डीएनए या फिर आप फॉरेन डीएनए भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लिख दिया जाता है कई बुक में। तो इन दोनों को ही हम ई कोर की मदद से कट कराते हैं। जब इसको कट कराया, इसने स्टिकी एंड्स बनाए, हमने अपने फॉरेन डीएनए को कट कराया, इसने स्टिकी एंड्स बनाए। दोनों जब पास आए तो नजदीकियां बढ़ गई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, बाकी का बचा हुआ काम किसने कर दिया? लाइगेज एंजाइम ने, उसने इन दोनों को मिला दिया, तो हमारा एक पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ड्रॉ करने को आ जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की, कि क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज have ability to replicate within bacterial cell independent of control of chromosomal DNA। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और इसका अपना ये एक डीएनए है, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड होता है और जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है, उन दोनों के पास एबिलिटी होती है कि वो इस क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट होकर रेप्लिकेट करे, वो इसके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। तो इसीलिए हम उनको यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। सो क्लोनिंग वेक्टर्स के क्या फीचर्स होने चाहिए जिनको हमें ध्यान में रख के अपना एक क्लोनिंग वेक्टर चुनना चाहिए, तो उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला इसेंशियल फीचर है ओरी का, ठीक है। ओरी क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए जो होता है, उस डीएनए में एक ऐसी जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रीजन फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको वेक्टर चुनना है, किस आपके पास दो चॉइस है। मैं एक ए को वेक्टर बना सकता हूं डीएनए ट्रांसफर करने के लिए, एक बी को चुन सकता हूं। तो आप दोनों में से किसको चुनोगे? डिजायर डीएनए शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरी सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। आपको ऐसा वेक्टर चुनना है जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो, मतलब वो कई बार रेप्लिकेशन कर सकता हो, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल करता है कि कोई भी डीएनए कितनी बार रेप्लिकेट कर सकता है। तो जिसमें ओरी ज्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करेगा, वो ज्यादा बार रेप्लिकेशन करेगा, तो आपका जो डीएनए का अमाउंट है वो ज्यादा बार रेप्लिकेट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स बेसिकली वेक्टर में कोई एक ऐसी चीज जो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद कर दे, रिकॉम्बिनेंट्स में एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में, एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स में एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में। ये होते क्या है, इनको भी हम आगे देखेंगे। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट बेसिकली क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपने जो आरडीएनए बनाया, हमने बात करी थी कि ये जो आरडीएनए बनेगा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल में। किसमें ट्रांसफर कर देंगे? होस्ट सेल में। तो देखिए, कुछ होस्ट सेल होंगी जो इस आरडीएनए को मतलब इजिली एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन कुछ सेल होंगी जो इसको नेग्लेक्ट कर देंगी, इसको लात मार के भगा देंगी, ठीक है। तो जो एक्सेप्ट कर लेंगी उनको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और जो लात मार के इस आरडीएनए को भगा देंगी उनको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं? हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं वो हमारे लिए एज अ सिलेक्टेबल मार्कर काम करते हैं। एंड एक लेक्जेड जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, वो भी हमारे लिए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। अभी हम इसको यूज भी करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो अभी बस ये पढ़ो, अभी ये कैसे मदद करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, वही ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरियम। जब हम किसी भी होस्ट बैक्टीरिया में डीएनए के पीस को डाल देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जो उस डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और जो एक्सेप्ट नहीं करता उसको लात मार के भगा देता है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग साइट की, कि क्लोनिंग साइट क्या है।
जो भी आपने वेक्टर डीएनए लिया है, जो भी आपने वेक्टर डीएनए लिया है, इस वेक्टर डीएनए की वो साइट जहां पे आपका डिजायर डीएनए जाके फिट होगा, उस जगह को हम बोलेंगे क्लोनिंग साइट। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट विद इन सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर में प्रेजेंट वो सीक्वेंस जहां पे हमारा जो जीन है, जो इंटरेस्टेड, जो हमारा डिजायर डीएनए है, वो जाके फिट होगा, उस जगह को हम बोलेंगे क्लोनिंग साइट। सो अब हमें क्लोनिंग वेक्टर पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, जो कि है PBR322। PBR322 जो है बेसिकली लैब में बनाया गया एक प्लाज्मिड है। कहाँ बनाया गया है? लैब में बनाया गया है। अगर हम बात करें इसके नाम का मतलब क्या है, P रिप्रेजेंट करता है कि ये प्लाज्मिड नेचर का है, B इसके साइंटिस्ट के नाम है बॉलीवर, एंड RB इसके साइंटिस्ट का नाम है रॉड्रिक्यू। इन दोनों ने मिलकर लैब में PBR322 बनाया है। 322 का मतलब क्या है कि लैब में इस प्लाज्मिड को 322वें नंबर पे बनाया गया है। इससे पहले 321 प्लाज्मिड बन चुके थे, इसको 322वें नंबर पे बनाया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, पहले मैं आपको एनसीईआरटी में इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, उसके बाद जो मैंने लिखा है मैं आपको वो बातें बताता हूँ। तो ये एनसीईआरटी में PBR322 की कुछ स्ट्रक्चर है। मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या चीज़ क्या है। इसमें आप ये एम्पिसिलिन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और ये आप देख रहे हो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये जो दोनों जीन हैं जो पिंक कलर से दिखा रखे हैं, इनको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ये हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उनको आइडेंटिफाई करने में। और ये जो आप देख रहे हो BAM-H1, SAL1, PST1, PVU1, ECOR1, CLA1, HIND3, ठीक है, PVU2, ये सारी क्या है? ये सारी वो जगह है जहां पे ये पर्टिकुलर एंजाइम आके कट कर सकते हैं, जहां पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट कर सकते हैं, ये वो सारी जगह है। ठीक है, अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कौन कौन आके कट कर सकता है, यहाँ पे BAM-H1 जीन आके कट कर सकता है और SAL1 आके कट कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कौन कौन आके कट कर सकता है, तो वहां पे PVU1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट कर सकता है और PST1 आके कट कर सकता है। यहाँ पे ओरी क्या है? ओरी वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा इस प्लाज्मिड का। ROP क्या है? ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि रेप्लिकेशन में मदद करता है। ये जो सीक्वेंस देख रहे हो ना ग्रीन कलर का, ये वो सीक्वेंस होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आइए अब हमने जो लिखा है वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, 2 है मेरे पास। कौन कौन से? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में अगर मैं बात करूं तो 2 क्लोनिंग साइट है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट कर सकते हैं। एक तो PST1 है, एक PVU1 है। वहीं अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की, तो वहां पे BAM-H1 है और SAL1 है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पे आके कट कर सकते हैं। तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में 2 क्लोनिंग साइट है। तो अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट कितनी है? 8, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ROP क्या है? जीन डेट कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, कंटेन रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर PVU2। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम में भी मैंने एनसीईआरटी में भी आपको दिखा दी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन कई बार आ रही है पेपर में, ये आपको पता होना चाहिए कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड DNA, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट इज बेस्ड ऑन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आइए मैं आपको समझाता हूं कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है। ठीक है, इसके लिए मेरे को दोबारा से एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी। तो देखिए, ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड रहेगा उस पे ना तो एम्पिसिलिन का असर पड़ेगा, ना ही टेट्रासाइक्लिन का असर पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, BAM-H1 का यूज करा। मैंने BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया
और मैंने ये कुछ डीएनए का पार्ट था ये इससे काट के अलग कर दिया, इससे काट के अलग कर दिया, और इसकी जगह पे मैंने लाके डिजायर डीएनए जोड़ दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया, डिजायर डीएनए। तो अब इससे होगा क्या कि ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरा डीएनए मिलके एक पर्टिकुलर चीज बना रहा था, आपने उस डीएनए को काट दिया और उसकी जगह पे कोई और लाके खड़ा कर दिया, तो अब ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 भाई थे, आप चारों मिलके एक काम कर रहे थे, ठीक है। अब आपका एक भाई उस जगह से कहीं चला गया और उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया, तो आप उसको अपने घर का मेंबर थोड़ी मान लोगे, आप उसको अपने घर का मेंबर नहीं मानोगे, तो आप फिर उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाओगे जिससे चारों भाई कर रहे थे। उसी तरीके से जब यहाँ पे आपने इनका इसका डीएनए हटा के डिजायर डीएनए को लाके जोड़ा, तो उसकी वजह से इसकी जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगी, और उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कि डिजायर डीएनए के इंसर्ट होने की वजह से ये जो टेट्रासाइक्लिन जीन था ये इनएक्टिव हो गया, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। चलिए नेक्स्ट, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 5 मार्क्स में आता है कई बार, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो जो आपने सिलेक्टेबल मार्कर पढ़े थे ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, वो कैसे सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक ये कंटेनर है और इसमें 2 बैक्टीरिया हैं, या कह दीजिए 2 प्लाज्मिड हैं। अभी के लिए प्लाज्मिड मान लेते हैं इनको। ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्लाज्मिड, ये दोनों क्या है, प्लाज्मिड। मैंने क्या करा, इस कंटेनर में डिजायर डीएनए डाला, साथ में मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला। कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, BAM-H1, और BAM-H1 डाला है तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड है इसको आप PBr322 समझ लीजिए। कौन सा प्लाज्मिड है ये, PBr322। और यहाँ पे हमने डिजायर डीएनए डाला, हमने BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, और हमने लाइगेज डाला ताकि डिजायर डीएनए इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाए। अब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम गया, उसने इस डीएनए के सेगमेंट को भी काटा, इस डीएनए के सेगमेंट को भी काटा। ठीक है, अच्छा काटेगा कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे काटेगा, क्योंकि BAM-H1 की साइट वहीं पे थी, अगर आपको डायग्राम याद है तो यहाँ पे इनने कट लगाए। अब इससे हुआ क्या, कट लगाए और ये रहा आपका डिजायर डीएनए। तो क्या डिजायर डीएनए इससे भी जाके चिपकेगा, इससे भी जाके चिपकेगा, नहीं, हर केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हो क्या जाता है कि कई बार ये जो डीएनए काट के निकाला गया था ये वापस आके जुड़ जाता है, और कई बार ये जो डिजायर डीएनए था ये जाके जुड़ जाता है। तो इससे 2 कंडीशन होती हैं, क्या, एक तो रीलाइगेशन हो जाता है जिसकी वजह से नॉन रिकॉम्बिनेंट बनता है। रीलाइगेशन मतलब क्या है कि जिस हिस्से को तोड़ के निकाला गया था वो वापस आके जुड़ गया, उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा, क्योंकि ना तो वेक्टर डीएनए मिक्स हुआ ना ही डिजायर डीएनए मिक्स हुआ, दोनों आपस में नहीं मिले तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, तो इसलिए ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। या फिर क्या हो सकता है कि जो वेक्टर डीएनए है और जो डिजायर डीएनए है ये दोनों आपस में मिल जाए, इससे क्या होगा, इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। और ये कब होगा, जब प्लाज्मिड के अंदर ये डीएनए इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे इंसर्शन हो गया और हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। अब मैंने क्या करा, इनको ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में। मैंने इनको ट्रांसफर कर दिया किसमें, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। अब जब मैंने इनको होस्ट सेल में ट्रांसफर करा तो एक होस्ट सेल ने तो ये रीलाइगेशन वाला जो भी नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको ले लिया, एक ने क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, और एक होस्ट ने मना ही कर दिया, उसने बोला मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, इसने लात मार के भगा दिया सबको। तो ये वाला होस्ट सेल जिसने एक भी डीएनए नहीं लिया इसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसने रिकॉम्बिनेंट छोड़ो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी नहीं लिया इसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वहीं वो वाली होस्ट सेल जिसमें हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए पड़ा हुआ है इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। वो होस्ट सेल जिसमें हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए पड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और वो सेल जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब हमें क्या करना है,
हमें करना यह है कि इन तीनों को अलग अलग करना है, क्योंकि मैं अपने आगे के प्रोसीजर में जिसको यूज करूंगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को ही हम आगे के प्रोसीजर में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसके लिए मेरे को इसको सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ेगा ना, इन दोनों से हटा के। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनका सिलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इनका सिलेक्शन करने के लिए हम रेप्लिका लगाते हैं, रेप्लिका या फिर इसको प्लेटिंग मेथड भी बोलते हैं, इसको प्लेटिंग मेथड भी बोलते हैं। मैंने क्या करा, पहले एक प्लेट पे तीनों को अलग अलग कर लिया, मीडियम विद एंटीबायोटिक्स। अब मेरे को नहीं पता इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मेरे को नहीं पता। मैंने तीनों को अलग अलग कर लिया। अब मैं कैसे पता करूंगा, मैं पता ऐसे करूंगा कि मैंने इन तीनों में से कुछ कुछ उठाए और उनकी प्लेटिंग करी, और इस प्लेट पे मैंने एक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी। मैंने क्या डाल दी, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी। और मैंने 24 घंटे बाद देखा कि ये एक कॉलोनी जो 3rd नंबर की कॉलोनी थी ये ग्रो नहीं कर रही और ये डेड हो गई। ये क्या हो गई, डेड हो गई। तो इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मेरे को ये पता चला कि ये जो कॉलोनी थी या ये जो बैक्टीरिया थे ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे। अच्छा, ये एम्पिसिलिन पे ग्रो क्यों नहीं करे। अब देखो समझना इस चीज को, अगर आपको याद हो जो PBR 322 था, जो PBR 322 था, इसके पास 2 तरीके के रेजिस्टेंस जीन थे। एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, और एक था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होगा वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे भी ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे भी ग्रो करेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे थे, ये दोनों रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जीन थे, ये दोनों रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जीन थे। तो जिनमें PBR 322 नहीं है, जिनमें PBR 322 नहीं है, वो इन दोनों मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगे। तो भाई जब ये एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं करा, तो एम्पिसिलिन किसके पास नहीं था, सोचो, एम्पिसिलिन किसके पास नहीं था। प्रीवियस वीडियो मतलब पीछे जाओ और देखो किस पे PBR 322 नहीं था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पे PBR प्लाज्मिड नहीं था। तो इसीलिए ये एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं कर पाया और इनकी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन ये दोनों ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन पे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो है, मतलब इन पे PBR 322 प्लाज्मिड है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा इनमें से कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये कैसे पता चलेगा। आइए उसका भी तरीका है हमारे पास। अब मैंने एक दूसरी प्लेटिंग करी जिसमें मैंने जो मीडियम लिया वो डाला मैंने टेट्रासाइक्लिन। उस मीडियम में मैंने जो एंटीबायोटिक डाली वो डाली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अब एक बात याद करो, ये एक प्लाज्मिड है PBR 322, इसमें हमने बाम H1 को यूज करके कट कराया था। बाम H1 कहाँ कट करेगा, बाम H1 कट करेगा टेट्रासाइक्लिन पे। किस पे कट करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे कट करेगा। और जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे कट करेगा और यहाँ पे जो भी आपका फॉरेन DNA है या जो भी आपका डिजायर्ड DNA है वो जाके जब उससे जुड़ेगा तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो जाएगा। ये जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और इसके इनएक्टिव होने की वजह से यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन पे ये ग्रो नहीं करेगा। मतलब कि जो आपके रिकॉम्बिनेंट, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, जो आपके रिकॉम्बिनेंट होंगे वो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगे, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, क्यों डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि वहां पे आके एक फॉरेन DNA लग गया। तो जब मैंने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पे प्लेटिंग करी तो मैंने 24 घंटे बाद देखा कि जो सेकंड कॉलोनी है वो ग्रो नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेकंड कॉलोनी है ये कैसी है, रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो इनको हमने यहां से फिर आइसोलेट कर लिया। ठीक है, तो यहां से हमारे जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट थे वो हमको मिल गए। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा।
सो आइए इसको एक बार स्टेटमेंट की फॉर्म में भी देख लेते हैं। वी लाइगेट अ डिजायर्ड डीएनए at BAM H1 site of tetracycline resistance gene in vector PBR 322। वेक्टर PBR 322 में हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे BAM H1 की मदद से एक डिजायर्ड डीएनए को लाइगेट करा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डीएनए। जो भी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है उसको लूज कर देगा ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो डिजायर्ड डीएनए जब टेट्रासाइक्लिन से जाके जुड़ेगा तो टेट्रासाइक्लिन काम करना बंद कर देगा। रिकॉम्बिनेंट कैन सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। जब हम रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइसोलेट करना चाहते हैं तो हम इजिली आइसोलेट कर सकते हैं एम्पिसिलिन पे प्लेटिंग करके। मतलब एम्पिसिलिन का मीडियम क्रिएट करके उस पर प्लेटिंग जब बैक्टीरिया को डालेंगे तो वहां से रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट अलग हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन ट्रांसफर टू टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ट्रांसफॉर्मेंट जो कि ग्रो कर रहे थे एम्पिसिलिन मीडियम पे उनको ट्रांसफर करा जाएगा कहाँ, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे। तो जब उनको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे ग्रो करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डीएक्टिवेट हो चुका है डिजायर्ड डीएनए के जुड़ने की वजह से। ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो ऑन बोथ मीडियम। हमने देखा कि वो ट्रांसफॉर्मेंट जिन पे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो दोनों ही मीडियम पे ग्रो कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी था जो सही से काम कर रहा था और उनके पास आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी था जो सही से काम कर रहा था, इसलिए वो दोनों मीडियम पे ग्रो कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट आपको लिख के आनी है आपके पेपर में अगर आता है तो। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लेके आएंगे जिसमें हम बाकी के बचे हुए टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।